चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 10 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया है ना, निम्नांकित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह से हम लोग कुल 5 प्रश्न दिया गया है, सभी यहाँ पर 140 है। इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए इस तरह हम लोग सबको कर ले रहे हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का 140, हम लोग लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे, जो कि हमें दे दिया गया है संख्या 140 है। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। वे संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 2 से विभाजित है ना। ऐसी सभी संख्याएं रहेंगी जो सिर्फ स्वयं से ही विभाजित रहेंगे, है ना। 3 4 फिर 5 को ले लेंगे, ठीक है। 6 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 को 2 और 3 दोनों विभाजित कर देगा, ठीक है। 7 को ले लेंगे, ठीक है। 8 9, 8 को भी नहीं ले सकते, ना ही 9 को, 9 10 को। 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। इस तरह से 17 हो गया। ये सभी संख्याएँ वे सभी संख्याएँ जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हों, तो ये होती है अभाज्य संख्या। चलिए हम लोग को 140 को ही विभाजित करना है, तो 140 को हमने इस तरह से लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 से हम लोग भाग देंगे, 2 7 14 हो जाएगा, 0 लगा दीजिए, है ना। 2 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है, मतलब उसको आधा कर दीजिए, है ना। तो 140 का आधा 70 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है। भाग देंगे तो 2 3 6, फिर 1 बचेगा और यहाँ पे 0, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से तो भाग नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, अब जा रहा है 5 से, ठीक है। 5 से भाग देंगे, 5 7 35 हो गया, ठीक है। अब जाएगा संख्या 7 से, 7 एकम 7 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने 140 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, तो 2 2 5 और 7 आ गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं 140 संख्या का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो आया 2 गुणते 5 गुणते यहाँ पे 7। चलिए इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 140 बराबर यहाँ पे देख रहे हैं आधार समान है, यहाँ पे इसको हम लोग 2 पर घात 2 भी लिख सकते हैं, है ना। 2 का 2 बार गुणा है, गुणते 5 गुणते यहाँ पे 7 हो गया। तो बस हम लोग को 140 संख्या दिया गया था, है ना। अभाज्य गुणनखंड करना हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, कक्षा 6 7 8 से ही हम लोग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हुए हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे, है ना। देखिए सेकेंड में हमें दे दिया गया है 156 है, ठीक है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं, 156 है, ठीक है। चलिए संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। कई स्थान यदि 2 रहे, 4 रहे, 0 रहेगा, ठीक है। 2 4 6 8 रहेगा तो वो संख्या क्या होता है, 2 से विभाजित हो जाता है। 2 से भाग देते हैं, 2 7 14, है ना। 7 बार तो भाग चला जाएगा, है ना। यहाँ 15 में 14 घटाएंगे, 1 बचा हुआ है, और 1 6 16, 2 8 16, फिर संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देंगे 2 3 6, ठीक है। 2 3 6 हो गया। अभी यहाँ पे 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 और 8 18, ठीक है। फिर 2 9 18। अब ये संख्या 3 से विभाजित है ना, 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या यह 13 से विभाजित है। ये सब अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या होता है, 3 भी और 13 भी, ठीक है। यहाँ पे 13 एकम 13 हो गया, तो हमने 156 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग 156 बराबर 2 गुणते यहाँ पे 3 गुणते 13, ठीक है। इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, फिर 156 प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। 2 गुणते 3 गुणते 13, 156 है बराबर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर कुल 2 घात, क्योंकि 2 का 2 बार गुणा हुआ है, 3 गुणते यहाँ पे 13। हमने 156 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगली संख्या, हम लोग का है 3825 है, 3825 थर्ड में दिया है 3825 है। चलिए तो इसका भी हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि इकाई अंक 5 है, तो संख्या 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 से ज्ञात करने के लिए सभी अंकों को जोड़िए, ठीक है। यहाँ पर जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। सभी अंकों को जोड़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पर इसको भी जोड़ सकते हैं, 8 3 11 हो जाएगा, 12 13, 13 में 5 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। मतलब संख्या ये पूरी ना 3 से विभाजित है। 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर तो हो गया, यहाँ पे 8 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर अभी कितना बचा है, 2, और यहाँ पे 2, 22 हो गया। फिर 3 7 21 जाएगा भाग, 22 में से 21 घटाएंगे, 1 बचा हुआ, 1 और 5 15, तो फिर 3 5 यहाँ पे 15। अब फिर देखिए फिर संख्या जा रहा है कि नहीं 3 से, तो यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा। मतलब फिर अभी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौक को 12 हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो गया। यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, है ना। 7 में से 6 घटा देंगे, 1 बचेगा।
1 और 5 15, 3 5 15, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि फिर ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11। अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, अब संख्या सीधा 5 से विभाजित है, तो 5 से हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे इसमें तो जा नहीं रहा है, पहले अंक में दोनों में जाएगा, तो 5 8 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यदि 42 में 40 घटाएंगे तो आपको 2 बचेगा, 2 और 5 25, तो 25 हुआ, तो 5 5 25 हो गया। मतलब यहाँ पे 5 मतलब 25 था ना, तो यहाँ पे 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो यहाँ फिर से हम लोग भाग देते हैं, तो फिर ये 5 से संख्या विभाजित है 17 बार में, 17 5 85 होता है ना, तो 17 बार में विभाजित हो जाएगा। या फिर भाग देते हैं, देखिए पहले अंक में जाएगा तो 5 एकम 5, एक बार तो भाग चला जाएगा। 8 में से 5 घटा देंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, और 5 35, 5 7 35, 17 बार में, ठीक है। अब 17 से भाग दीजिए, 17 एकम 17 हो गया। तो यही बना 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमने इस प्रकार से कर दिया। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 3825 है, जिसमें कुल 3 का गुणनखंड 2 बार सम्मिलित है और 5 का भी 2 बार, 5 गुणते 5 और यहाँ पे 17। चलिए इसको हम लोग और नोट करते हैं, है ना। 3 पर यहाँ पर 3 का 2 बार गुणा हुआ है, तो यहाँ पे 3 पर घात हम लोग 2 लिख देते हैं। 5 का यहाँ पे 2 बार गुणनखंड है, तो यहाँ पे 5 पर यहाँ पर हम घात 2 लिख देते हैं, गुणते यहाँ पे 17। तो हमने इसका 3825 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग अब चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा में दे दिया गया है ना 5005 है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट करते हैं, 5000 यहाँ पर 5 है। चलिए इस प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं 5005। तो अब देख रहे हैं कि कहीं स्थान 0 2 4 6 8 इस प्रकार से नहीं है ना, तो इस संख्या 2 से विभाजित नहीं है। साथ ही साथ यदि सभी अंकों को जोड़ रहे हैं ना, 5 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या यदि अंकों को जोड़ने पर ना संख्या 3 से विभाजित है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं, तो एक संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब 5 है इकाई स्थान, 5 या 0 रहता है तो संख्या 5 से विभाजित रहता है, तो ये 5 से विभाजित है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे 00 फिर 5 एकम 5। अब यहाँ यह संख्या ना 7 से विभाजित है, ठीक है। आप यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं हो रही हैं, ठीक है, 2 से तो अब जाएगा नहीं इसमें, है ना। 2 से ना अब 3 से जाएगा, तो अब 5 से भी नहीं जाएगा, है ना। अब यहाँ पे फिर अब अब 7 से आपको इसको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह 7 से इसमें भाग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे 10 है ना, तो 7 एकम 7, एक बार तो भाग चला ही गया, ठीक है। यहाँ पे 10 में 7 घटा देंगे 3 बचेगा, 3 और यहाँ पे 0 30, तो 7 चौक 28 होता है, तो 7 चौक 28, 4 बार भाग चला गया। तो यहाँ पे 30 में से 28 घटा देंगे, 2 बचेगा यहाँ पे, और 1 21, तो 3 7 मतलब 7 3 21 हो जाएगा। अब हो गया 143। अब ये संख्या ना 11 से विभाजित है, ठीक है। अब 11 से इसमें हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो 11 एकम 11, 14 में से 11 घटा देंगे ना तो 3 बचेगा, ठीक है। जब 14 यहाँ पे 143 ना 11 से विभाजित है, तो यहाँ पर जब हम लोग 11 से हम लोग 14 में भाग देंगे ना, तो एक बार भाग चला जाएगा। 14 में से 11 घटा देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 और 3 33 हो गया, फिर 11 3 33। अब फिर ये संख्या 13 से विभाजित है, 13 एकम 13, तो इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकल कर आया 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते यहाँ पे 13, ठीक है। इस तरह से ये चौथा प्रश्न भी हल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें हम लोग को 5वां प्रश्न दे दिया गया है ना 7429 है। इसको भी हम लोग नोट करते हैं 7429। चलिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं 7429। तो इसको ना आप ना जैसे कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, आप इन अंकों को जोड़ेंगे तो फिर 3 से विभाजित नहीं रहेगा, न 0 है ना इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर आप अभाज्य संख्याओं से यहाँ पे आप ट्राई करिएगा, ठीक है। न 2 से विभाजित रहेगा, न 3 से, न 5 से, यहाँ 7 11 और 13 से भी नहीं रहेगा। अब ये सीधा संख्या 17 से विभाजित है, ठीक है, 17 से विभाजित है। चलिए इसको हम लोग 17 से भाग देते हैं, हम यही पढ़ देते हैं भाग। इसको जो भी आएगा भागफल हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, है ना। चलिए हम लोग 17 से इसमें सीधा भाग जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 74, यहाँ पे 29 है, ठीक है। 17 5 85 हो जाएगा, 5 5 में अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो 17 चौक को हम लोग 68, ठीक है, 4 बार ही हम लोग ले जाते हैं। चलिए इसमें से घटाइए, एक हाथ से ले देंगे 14 हो जाएगा। 14 में से फिर यहाँ पर 8 घटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 में से 8 नहीं घट पा रहा था, एक हाथ से ले दिया 14 में से 8 घटा देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर तो एक हाथ से ले दिया, तो यहाँ पे 6 में से 6 घट के 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग उतारते हैं 2 को, ठीक है। अब यहाँ पे 17 3 51, 3 बार ही अब भाग जाएगा 51। अब घटा देते हैं यहाँ पे, तो 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 ही बचेगा। अब यहाँ से 9 उतरेगा। अब 17 7 119 होता है। अब इसको पूरी तरह से विभाजित कर दिए, कितनी बार में, यहाँ पे 400। देखिए हम लोगों ने 17 से भाग दे दिया, तो इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करें कितनी बार में,
वही हम लोग जितना बार भाग ले जाते हैं वहीं इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 437 बार पूरी तरह से विभाजित कर दिया, ठीक है। 17 से इसको हमने भाग दे दिया ना। अब ये संख्या 19 से विभाजित है, तो अब हम लोग 19 से इसमें भाग ले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं 437 है, अब इसमें हम लोग 19 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 अंकों में ले जाएंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार तो भाग चला ही जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 19 दूना 38। चलिए घटाते हैं यहाँ पे 3 में से 8 नहीं घट पा रहा है, 1 हासिल देगा 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटेगा 5 ही बचेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 हासिल लिया था तो यहाँ पे 3 में से 3 घट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे 19 हो गया, 19 ત્યાં 57 होता है, तो हम लोग 3 बार भाग ले जाएंगे, 19 ત્યાં 57। तो इसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया, कितनी बार में, यहाँ पे 23 बार में। जब 19 से भाग दिया गया तो इस संख्या में तो कितना बार भाग गया, यहाँ पे 23 बार गया। अब सिर्फ संख्या क्या 23 से ही विभाजित है, तो हम लोग 23 से भाग देंगे, 23 से कम 23 हो गया, यह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगा। तो चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं कि यहाँ पे तो 7429 का हम लोग का अभाज्य गुणनखंड यही है, ये 17 19 17 गुणते 19 गुणते यहाँ पे 23 है। ये सब अभाज्य संख्या ही होती है। यह संख्या 17 से विभाजित है ना, 17 होता है अभाज्य संख्या, ये सिर्फ अपने से ही विभाजित होता है। 17 19 हो गया, ठीक है, और 23 भी हो गया। तो यहाँ पे 7429 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया ना, तो यहाँ पर हम लोग को 17 एक मिला और एक 19 और एक 23 मिला, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पे। तो इसको हमने लिख दिया 7429 बराबर यहाँ पे 17 गुणते 19 गुणते 23, ये सब होती है अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से हम लोग का ये पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया है ना कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम है, ठीक है। यही हम लोग को दूसरा प्रश्न है। हम लोग को यहाँ पे पहली संख्या 26 और 91 दे दिया गया। इन दोनों का हम लोग को ना इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग को इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा भी करना है। इन दोनों संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर देंगे और यहाँ पे ना जो लसा और मसा आएगा, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का, वो हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का लसा मसा गुणनफल इन दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग को जांच भी करना है। चलिए हम लोग इसमें पहला प्रश्न हल करने वाले हैं, लिख देते हैं हम लोग हल। दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, दूसरे में भी हम लोग पहला हल करेंगे। जो दोनों संख्याएं दी गई हैं पहले उसको एक बार हम लोग नोट करते हैं ना। 26 और हम लोग का और 91 है। चलिए ना, तो हम लोग पहले एलसीएम और एचसीएफ का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। एक बार फिर हम लोग इस सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए एचसीएफ हम लिख देते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब होता है ना कि जो भी आपके पास संख्याएं दी गई रहती हैं, 2 या 3 जितना भी संख्या आपको दिया रहे ना, उसका आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो भी गुणनखंड मिल रहा है, ठीक है, उन सभी संख्याओं में जितनी संख्याएं दिया रहेगा, ठीक है। चलिए इसका हम हिंदी मतलब ही लिखते हैं। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, नहीं समापवर्तक इसका मतलब होता है। मतलब कि बड़ा से बड़ा यहाँ पे गुणनखंड, ठीक है। समापवर्तक मतलब यहाँ गुणनखंड ही होता है, गुणनखंड, ठीक है। और यहाँ पर हम एलसीएम का लिखते हैं। एलसीएम माने लिस्ट कॉमन, COMMON कॉमन, और यहाँ पे मल्टीपल रहता है, मल्टीपल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ना कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लघुत्तम, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य, ठीक है। इसका मतलब ये होता है गुणज। गुणज का मतलब जब भी देखिए 2 संख्याओं का आप मान लेते हैं ना कि जैसे हम इस तरह से ले लें 4 और 5 ले लें, 4 और 5 2 संख्याएं हैं, ठीक है। यदि आपको उन दोनों संख्याओं का ना लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब एलसीएम यदि ज्ञात करना है तो मतलब इन दोनों संख्याओं का ना आपको पहाड़ा पढ़ना रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे 4 का आपको पहाड़ा लिखना रहेगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, इस प्रकार से आप संख्याएं लिख दी हैं, ठीक है। जो भी 4 का गुणज थे सबको आपने लिख दिया। और यहाँ पर 5 को भी आप लिखिए, है ना, 5 का भी पहाड़ा लिखिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ पे 5 3 15, ठीक है, और 5 चौको यहाँ पे 20 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 5 भी यहाँ पर 20 होता है। तो यहाँ पर लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम का मतलब यहाँ पे 4 का भी आपने पहाड़ा लिखा और 5 का भी, और सबसे
छोटा यहाँ पे गुणज क्या मिला है, लघुत्तम मतलब होता है छोटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब उसी संख्या का इस तरह से गुणा करते गए, ठीक है, 4 का पहाड़ा 1 बार 2 बार इस तरह से पढ़ते गए, जो सबसे छोटा मिलता है ना, देख रहे हैं कि 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है। देखिए हम लोग यदि 40 की बात करें ना तो 40 इसमें भी मिलेगा, ठीक है, 4 का भी पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तभी भी आपको 40 मिलेगा, 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तभी भी 40 मिलेगा, 40 फिर भी मिलेगा ना। तो लेकिन हम लोग का 40 नहीं, इसका लसा होगा, लसा हम लोग का यही होगा जो सबसे छोटा से छोटा मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिला, 4 का पहाड़ा पढ़ते गए और 5 का पहाड़ा पढ़ते गए, तो जो सबसे पहले दोनों में मिलेगा, या फिर यहाँ पर 3 संख्याएं रहती तो हम लोग तीनों को देखना पड़ता, ठीक है। मान लेते हैं यदि हम लोग 10 का देखना रहता और एक हम लोग को संख्या दिया रहता 4, 5 और 10 का, तो अब हम लोग 10 का यहाँ पे पहाड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो 10 का पहाड़ा होता है 10 से कम 10, 10 दूना 20, इस तरह से 30 हम लोग पढ़ते जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, फिर हम लोग तीनों संख्याओं में मिलाते हैं, है ना, कि सबसे पहाड़े में सबसे पहले हम लोग को क्या मिला है, जो तीनों का मल्टीपल हो, तीनों में हो, ठीक है। तो यहाँ पे 20 20 इसमें भी 20 मिला है, तो यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को लसा कितना बन जाएगा हम लोग का, यह 20 ही बन जाएगा, ठीक है। वही होता है कि जब भी हम लोग को मौसा ज्ञात करना रहता है ना, एचसीएफ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर हमने 20 लिख दिया और यहाँ पर हम लोग ने चलिए 15 ही लिख देते हैं। अगर इन दोनों संख्याओं का हमें मौसा ज्ञात करना रहता है ना, तो इसका मतलब रहता है कि हमको इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करना रहेगा, ठीक है। 20 का चलिए हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो 4 5 20 होता है, मतलब 2 बार यहाँ पे 2 रहेगा और एक यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 5 20 हो गया। चलिए 15 का लिखते हैं, तो यहाँ पर 5 गुणते हमने 3 लिख दिया, मतलब पहले 3 को ही लिखना चाहिए था, 5 गुणते 3 लिख दिया, 3 गुणते 5, ठीक है, दोनों बात सेम ही है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब इस तरह से हम लोग को जो भी 2 संख्याएं दिया रहेगा, 2 या 3 या जितनी भी संख्याएं दी रहे उनका हमें गुणनखंड करना रहता है, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और देखेंगे कि हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, तो इन ज़्यादा से ज़्यादा यही 5 ही उभयनिष्ठ हो रहा है। तो यदि यहाँ पे 20 और 25 मतलब 20 और 15 का हम लोग को मसा ज्ञात करना रहता तो संख्या क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो हम लोग को जब भी किन्हीं संख्याओं का हम लोग को मसा ज्ञात करना रहता है ना, तो हम लोग को उन संख्याओं का गुणनखंड करना रहता है, उन सभी संख्याओं का गुणनखंड कर देंगे और जो गुणनखंड सभी संख्याओं में है ना, जितनी संख्याओं का गुणनखंड मतलब मसा निकालना रहे, तो जो तीनों में मिलेगा या 3 संख्याएं रहेंगी या 4 संख्याएं रहेंगी, जितनी भी संख्या है उन सब में जो मिले सबसे ज़्यादा गुणनखंड मिले वही होता है उन संख्याओं का मसा। वहीं लसा में क्या करना रहता है कि हमें सभी जो भी जितनी भी संख्याएं दिया रहता है उन सब का यहाँ पे हम लोग को गुणज लिखना रहता है, ठीक है। और गुणज में जो सबसे यहाँ पे पहले ही मिल जाता है, सभी संख्याओं में जो मिलना चाहिए, जो संख्या सभी में मिल जाता है वही हो जाता है दी गई संख्याओं का लसा। तो आइए हम लोग ना यहाँ पे 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए लस या तो इस तरह से भी कर सकते हैं, चलिए 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 दूना 26 ही होता है, तो 13 गुणते 13 दूना 26 ना, तो चलिए 2 गुणते हम 13 लिख देते हैं, ठीक है, 2 गुणते 13 रहेगा। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका आएगा 13 7 91, ठीक है, 13 7 91, तो इसका हम लोग 91 का करते हैं तो 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणनखंड बनेगा 26 का 13 गुणते 2 रहेगा, 13 गुणते 2 और वही 91 का बनेगा 13 गुणते 7, ठीक है, 13 7 91 होता है। तो यहाँ पर हम लोग को एलसीएम निकालना है, चलिए एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं हम लोग एलसीएम कितना 26 का 91 का 26 91 का बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग को ना एक ऐसा गुणनखंड हमें लेना रहेगा, मतलब एक हम लोग को यहाँ पे ऐसी संख्या बनानी है जिसका यहाँ पर इन सब का गुणनखंड उसमें उपस्थित हो उस संख्या में, ठीक है, वही होता है लसा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 1 2 तो रहेगा, इसमें जो भी हम लोग का संख्या रहेगा उसमें 2 रहेगा और यहाँ पे 13 दोनों में है ना, तो सिर्फ एक में आप लेंगे 13, ठीक है, 2 गुणते 13 गुणते यहाँ पे 7, इन संख्याओं का गुणनफल ही हो जाएगा इस संख्या का लसा। देखिए लसा आप किस प्रकार से निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, जब भी आप निकालते थे पहले तो यहाँ पे 26 बना दिए, यहाँ पे 91 कर दिए, ठीक है। और फिर आप भाग देते थे, 2 से जाएगा तो 13 दूना 26, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 91 में नहीं जाएगा तो इसको इस तरह से नोट करते थे। फिर यहाँ से अब जाएगा 7 से, तो यहाँ पर 13 को तो इस तरह से नोट कर देंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो 91 भाग चला जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 7 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 21, तो फिर 7 21 13, और फिर 13 से भाग दे देते थे तो इसमें 1 आ जाता था, 1 आ जाता, तो यही होता था हम लोग को लसा, ठीक है। लसा हम लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणते 7 गुणते 13 बना, तो इसी का बस हम लोग को गुणा कर लेना आपस में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 गुणते 7 गुणते यहाँ पे 13, इन तीनों संख्याओं का हम लोग को आपस में गुणा करना है। अब यहाँ पर तीनों संख्याओं का आपस में आप गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पर 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है, 13 दूना 26 को 26 लिख देंगे, 7 से गुणा करना बाकी है। यहाँ पे 7 6 42 हो जाएगा, 42 को 2 4 80 लगेगा, 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ देंगे 18 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना आ गया हम लोग को 182 आ गया। इन दोनों संख्याओं का हम लोगों ने लसा ज्ञात कर दिया, ठीक है। चलिए एचसीएफ हम लोग ज्ञात करते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 26
कामा 91 का निकल कर आएगा। इन दोनों का फैक्टर में ना जब 26 और 91 का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है तो वह बड़ी से बड़ी क्या संख्या है जो दोनों में वही तो वो संख्या है 13। ठीक है, 13 इसमें भी है, 13 26 में भी है और 13 यहाँ पे 91 में भी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है हम लोग का। इन दोनों संख्याओं का हम लोगों ने लसा, ठीक है, और मसा दोनों ज्ञात कर दिया। तो अब हम लोग को यह सिद्ध करना है ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का लसा मसा का गुणा करके देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हम लोग को यही सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं। 26 और 91 का आपस में हम लोग को गुणा कर देना है। ठीक है, तो चलिए 26 का 91 में गुणा कर लीजिएगा आप, 2366 आ जाएगा। ठीक है, यह दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। ठीक है, 26 का 91 में कर लीजिएगा आप। ठीक है, और लसा मसा का हम गुणा करके दिखाते हैं। फिर ये एलसीएम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एलसीएम, और यहाँ पे एचसीएफ का हम लोग को गुणा करना है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 26 91 है और यहाँ पे गुणा करना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि है 26 91 का ही, जो कि देखिए एलसीएम इसका इन दोनों का क्या था, यही था 182 था, और यहाँ पे इनका एचसीएफ कितना था 13 था। जब इन दोनों संख्याओं का अभी आप गुणा कर देंगे ना तो यही आ जाएगा। ठीक है, 2366 ही आएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिए। तो हम लोग नीचे से यहाँ पे लिख देते हैं, आप यहाँ पे दोनों गुणा कर लीजिएगा, गुणनफल दोनों का ही वैल्यू समान आएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं गुणनफल और दोनों संख्याओं का लसा मसा, ठीक है, आपस में गुणनफल बराबर ही आता है। ठीक है, यदि दो संख्याएँ रहे तब, ठीक है, 3 संख्याओं के लिए नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा 2 ही संख्याओं के लिए पूछेगा। अतः हम लोग लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणते यहाँ पे एचसीएफ होता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न में। सेकंड हमें दिया है ना 510 और 92 है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सेकंड 510 और यहाँ पे 92 है। चलिए इसका हम लोग पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए 510 का हम लोग करते हैं, संख्या 2 से तो वही थे, 2 से हम लोग इसको भाग देते हैं। तो 2 चौको नहीं 2 दूना 4, 2 ही बार भाग जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में 4 घटा देंगे, 1 और 1 11 बचा, 2 5 10। ठीक है, 11 में से 10 घटा दिया गया, 1 बचा, 1 और 0, तो फिर 2 5 यहाँ पे 10। अब ये संख्या तो विवाहित नहीं है ना, 2 सब नहीं विवाहित है, लेकिन अब ये संख्या 5 5 10 2 12 संख्या 3 से विवाहित है। तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, 25 में से 24 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 5 15। ठीक है, तो फिर 3 5 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 5 13 होता है। तो अंकों को जोड़ने पर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो 8 5 13, 13 की जो है 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये संख्या 5 से विभाजित है। 17 5 85 होता है। ठीक है, तो ये 17 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 17 5 85। ठीक है, और फिर यहाँ पे 17 से विभाजित है, 17 कम 17, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को यही निकल कर आया। यहाँ पे 2 गुणते, यहाँ पे 3 गुणते, 5 गुणते, यहाँ पे 17, और यहाँ पे हम लोग 92 का कर लेते हैं। 2 से विभाजित है, 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 और 12। ठीक है, 1 और 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 छक 12 है ना, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ संख्या सिर्फ ये 23 से विभाजित है, 23 से कम 23, क्योंकि 23 होता है अभाज्य संख्या। यहाँ पर 92 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया, तो यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे 23 मिला। ठीक है, यहाँ पे 23 हम लोग लिख देते हैं। इन दोनों संख्याओं का हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ कितना है 510 कामा 92 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें इन दोनों में क्या है, दोनों का हमने गुणनखंड लिखा ना, तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा गुणनखंड कौन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ना ही 3 है इन दोनों में, ना ही 5 है ना, एक को नहीं देखेंगे। तो देखिए संख्या जो 2 है ना, यह क्या है, दोनों में उपस्थित है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही 2 है, वो जो है दोनों में उपस्थित है। ठीक है, यही 2 इसमें भी है, इसमें भी है ना। अब ऐसा नहीं कि इस 2 को भी ले लेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन एक ही गुणनखंड है, वो 2 ही है। तो इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना बना, 2 बना। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 510 और यहाँ पे 92 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ना बड़ी बड़ी संख्याओं से शुरुआत करिए और सभी को ले लेना रहता है ना, वही वो छोटा से छोटा गुणनफल गुणज होगा। ठीक है, सबसे छोटा छोटा, तो यहाँ पे पहले डबल 2 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणते 2 हमने ले लिया। ठीक है, तो अब इस 2 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 गुणते 2 में यह 2 आ गया। ठीक है, और क्या बना, 3 को भी लेना पड़ेगा हम लोग को, और किसको लेना पड़ेगा,
5 को भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 17 को भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 23 को भी लेना पड़ेगा। जो मसो होता है ना वो क्या करता है ना कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। वहीं लसो में क्या होता है ना कि सभी संख्याएं आनी चाहिए, ये भी संख्या पूरी इसमें आना चाहिए ताकि इससे भाग दिया जाए तो विभाजित हो जाए। 92 को भी इसमें भाग देंगे तो 92 का भी सभी गुणनखंड इसमें होना चाहिए, और 510 का भी सभी गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार से समझने में कठिनाई हो रही है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, 510, ठीक है, और यहाँ पे 92 का भी ज्ञात कर इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 2 का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 2 5 10, और फिर यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको भी भाग देंगे 2 से, है ना, तो 2 चौक को 8 हो जाएगा, और 2 छक 12 हो जाएगा। करेंगे तो फिर आपको यही सब निकल कर आएगा। फिर अभी ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से भाग दे दीजिए, इसमें नहीं विभाजित है, इसको इसी तरह से नोट कर दीजिए। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा। फिर अब ये संख्या है ना 3 से विभाजित है, 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, एक बचा यहाँ पे, और 1 5 15। ठीक है, तो 3 5 15 हो गया। यहाँ पे 23 को इस तरह से नोट कर देंगे। अब यह संख्या 5 से विभाजित है तो 5 से देंगे तो यह 17 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर यहाँ पे 23 गुणते मतलब 23 ही आ गया, 17 23, तो अब इसे 17 से भाग देंगे तो यह 1 हो जाएगा, यह 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देंगे 23 से तो क्या हो गया, सब 1 हो गया। ठीक है, तो यही मिलेगा आपको, है ना, 2 गुणते यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 17, और गुणते यहाँ पे 23। तो इन सब का आपको गुणा कर लेना है। चलिए, तो जब इसको हम लोग गुणा कर देंगे ना तो देखिए 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 का गुणा 10 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 3 6, तो इतना का तो गुणा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं, 3 5 15, 15 दूना 30, और 30 दूना 60, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे 23 हो गया। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को जब आपस में आप गुणा कर देंगे ना तो यही आएगा, 23,460 ही आएगा। ठीक है, 23,460 आएगा। इन सभी संख्याओं का आप आपस में गुणा कर लीजिएगा। तो यही था, हम लोगों ने 510 और 92 दोनों का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। और यहाँ पे एचसीएफ में ही होता है, मसा में हम लोगों को दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर देना रहता है, और गुणनखंड करने के बाद जो भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गुणनखंड दोनों मिल रहा है उनको लिख लेना रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही था जो दोनों में उपस्थित था। यदि दोनों में कोई संख्या नहीं मिलता तो उनका मसा क्या हो जाता, 1 हो जाता। यही एलसीएम में हम लोग को लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हम लोग को एक ऐसा गुणज लिखना रहता है, छोटा से छोटा, जो क्या हो इस संख्या का भी गुणज रहे और इस संख्या का भी। तो ये एक ऐसी संख्या हम लोग को लिखना रहता है ना जिसमें सारे इस भी संख्या गुणनखंड उपस्थित हो, इस सभी का इस संख्या का भी गुणनखंड उपस्थित हो। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया, 2 गुणते 2 लिख दिया, और यहाँ पे 2 गुणते 2 लिख दिया तो यह इसमें आ गया। ठीक है, इसमें सम्मिलित हो गया है। और यहाँ पे 3 को हमने लिख दिया, यहाँ पे 5 को, यहाँ पे 17 को, यहाँ पे 23 को, सबका गुणा कर लिया तो 23,460 निकल कर आया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम और दोनों संख्याओं गुणनफल और दोनों संख्याओं का हमको एलसीएफ और एचसीएफ का गुणा करके भी लिखना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो दोनों संख्याएं हम लोग की है 510 और यहाँ पे 92। 510 में भी जब 92 का गुणा कर देंगे तो 46,920 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों संख्याओं को तो हमने गुणनफल कर लिया। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर लेते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं एचसीएफ किन किन संख्याओं का, 510 कामा यहाँ पे 92 का हमने निकाला, और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल यही 510 और 92 का। तो हम लोगों ने एचसीएफ कितना निकाला था, 2 निकाला था, और यहाँ पर हम लोगों ने लसा 23,460 था। अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यही संख्या आ जाएगा। देखिए 2 का 0 में कर देंगे 0 ही हो जाएगा, 2 छक 12 को 2 हो जाएगा। ठीक है, एक हासिल बना, 2 चौक को 2, यहाँ पे 2 चौक को 8, एक हासिल 9 बना। ठीक है, अब यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। देखेंगे यही सेम संख्या मिलेगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल रहेगा वही लसा मसा गुणनफल कर देंगे तो दोनों क्या आएगा, वैल्यू समान आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम, इसको हम लोग एचसीएफ ही लिख देते हैं, एचसीएफ गुणते एलसीएम या एलसीएम गुणते एचसीएफ लिख दीजिए। ठीक है, इसको एलसीएम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मसा, एलसीएम मतलब हाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, 336 है और 54 है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग नोट करते हैं, 336 और यहाँ पे 54 है। पहले दोनों संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए 336 है। अब बाजू गुणनखंड करेंगे, 2 से तो भाग जा रहे हैं, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, और 3 13, ठीक 13, तो 2 छक 12, 13 में से 12 घटा दिए, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 8 16, 2 चौको 8, ठीक है। फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर संख्या 2 से विभाजित है, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब यह संख्या 3 से विभाजित है, 3 7 21, फिर 7 एक कम 7 हो गया। चलिए अब यहाँ पे 54 को भी हम लोग को करना है ना, 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे, 1 और 4 14, 2 7 14। अब फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 से नहीं अब 3 से, 3 7 3 9 27, 3 9 27। अब चलिए यहाँ पे हो जाएगा फिर 3 से, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं, हमने 336 का किया अभाज्य गुणनखंड, तो इस तरह से कुल 4 बार 2 आ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, और एक 3 है और एक 7 मिल रहा है, 3 गुणते यहाँ पे 7 हो गया। चलिए 54 का भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, 54 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया, तो एक बार हम लोग को 2 मिल रहा है, और यहाँ पर कुल 3 बार यहाँ पे 3 मिल रहा है, 3 गुणते 3 गुणते 3 मिल रहा है। चलिए हम लोग HCF ले लेते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हम लोग 336 और 54 का निकाल रहे हैं ना। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ है। अच्छा, संख्या 2 भी इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। बस एक ही बार 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है, एक बार 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है। अच्छा, और कोई संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? क्योंकि देखिए इसके पास ना 2 का गुणनखंड 4 बार है, तो सिर्फ एक ही को इसमें लिया जा सकता है दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर 3 है जो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, यहाँ से किसी को ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 3 इसमें से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 इसमें हो गया, तो 1 2 इसमें भी हो गया, 1 3 इसमें है तो 1 3 इसमें हो गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं उभयनिष्ठ है ना। और यहाँ पे इसमें और 3 रहता, ठीक है, तो अब तब हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, या इसमें और 2 रहता तब हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, इसमें 7 रहता तब लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 हो गया, तो इसमें भी 1 3 है तो इसमें भी 1 3 हो गया, तो यही इसका मतलब बनेगा HCF 2 गुणते यहाँ पे 3, तो 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो यह 6 बना, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, जिसको क्या करेगा, इन दोनों संख्याओं को यह क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, यह बड़ी से बड़ी संख्या है। चलिए हम लोग अब LCM ज्ञात कर लेते हैं, LCM, ठीक है। चलिए अब हम लोग को LCM ज्ञात करना है ना, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हम लोग को एक ऐसी गुणज लिखना है, मतलब इसका भी पहाड़ा पढ़ना है और इसका भी पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनखंड, मतलब जो भी वो छोटी संख्या रहेगी ना, उसमें इस संख्या का भी सभी गुणनखंड उपस्थित रहेगा, और 54 का भी सभी गुणनखंड उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बड़ा से यहाँ पे लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 को लेंगे, तो यहाँ पे 2 को कितना बार लेना पड़ेगा हम लोग को, 4 बार, 2 गुणते 2 गुणते 2 हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको ले लिया, तो यह 2 इसी में सम्मिलित हो गया, ठीक है, 2 का यहाँ पर हो गया काम, ठीक है, यह हो गया इसमें। और यहाँ पर 3 को कितना बार लेंगे हम लोग, 3 बार, तो यहाँ पे ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 3 को कितना बार लेना पड़ेगा, 3 बार, ठीक है। और एक बार हम लोग को 7 को लेना पड़ेगा, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं 7। तो इसमें सभी संख्याओं को हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 को ले लिया, तो क्योंकि यह छोटा था। यहाँ पे जो भी यहाँ पे संख्याओं का आप गुणनखंड लिखे हुए हैं ना, बस बड़ा गुणनखंड लेने का प्रयास करिए, ठीक है। बड़ा हमने ले लिया, तो यहाँ पे ये 2 इसमें सम्मिलित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 गुणते 3 गुणते 3 हमने ले लिया, तो यह 3 इसमें सम्मिलित हो गया, और एक 7 बच रहा था, 7 को भी ले लिया गया, ठीक है। अब ये वो छोटी से छोटी संख्या यही है, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, इससे भी 336 से भाग देंगे, 336 का भी पूरा गुणनखंड इसमें होना चाहिए, और जो संख्या 54 है उसका भी इसमें गुणनखंड सभी उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अब इन संख्याओं का आपस में आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग गुणा करते हैं, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं LCM। चलिए 2 गुणते 4 गुणते 8 दूना 16, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, सभी 2 का गुणा कर देगा, 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पे 27 हो गया, 3 3 9, 9 3 27। अब इसमें 7 का गुणा करना बाकी है, अब इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए, तो इन तीनों संख्याओं का ना गुणनफल आएगा 3024 आएगा, ठीक है। आप गुणा कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं LCM 336 कामा यहाँ पे 54 का निकल कर आया 3000 यहाँ पे 24, और यहाँ पे दोनों संख्याओं का हम लोग गुणनफल भी कर देते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या हम लोगों के पास 336 गुणते यहाँ पे 54 हो जाएगा, 336 का 54 में आप गुणा कर लीजिएगा, 18144 आएगा,
ठीक है, 18,144। चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया और एलसीएम हम और एचसीएफ का गुणनफल कर देते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं एलसीएम कितना है 336 कामा 54 गुणते एलसीएम तो हमने लिख दिया, एचसीएफ लिखते हैं हम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 336 कामा 54 का। तो एलसीएम हम लोगों ने इन दोनों संख्याओं को निकाला था, यहीं एलसीएम आया था 3024 आया था। ठीक है, और यहाँ पर एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का हम लोगों ने 6 ज्ञात किया था। तो जब भी इस संख्या में 6 का गुणा करेंगे तो यहीं आपका आएगा 18,144 ही आएगा, गुणा कर लीजिएगा। लोग इस बात को यहाँ पर बस लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल रहेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणते एलसीएम। चलिए एलसीएम गुणते एचसीएफ लिख देते हैं। जब भी आपके पास कोई भी दो संख्याएं दिया रहेगा, यदि आप दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो गुणनफल बराबर आएगा और दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अतः यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। इस प्रकार से हमें कुल 3 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो पहला में हम लोग को दिया है संख्याएं जो है वो 12 है, 15 है और 21 है। अभाज्य गुणनखंड विधि करके हम लोग करना है। ठीक है, 12, 15, 21। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे तीसरे वाले प्रश्न को। तीसरा में भी हम लोग पहला करेंगे। जो भी संख्या दिया गया उसको एक बार हम नोट करते हैं। 12 दिया है, 15 और यहाँ पे और 21 दिया हुआ है। ठीक है, सबका अभाज्य गुणनखंड पहले हम लोग को करना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 12 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 3 12 होता है ना, तो यहाँ पे 2 बार 2 रहेगा और 1 बार 3 रहेगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 15 करते हैं तो 5 3 15 होता है, तो 3 गुणते 5 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 3 5 15 होता है। चलिए यहाँ पे 21 का हम लोग लिखते हैं, 3 7 21 होता है ना, तो 3 गुणते हमने 7 लिख दिया, 3 7 21 हो गया। अभाज्य गुणनखंड हमने सबका कर दिया। अब हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो हम लोग लिख देते हैं, पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड इसमें कौन कॉमन है। ठीक है, और किसका किसका है, 12, 15 और यहाँ पे 21 का है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखिए कि इन तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, कौन सा है गुणनखंड इन तीनों में मिल रहा है ना। हाईएस्ट कॉमन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है गुणनखंड उभयनिष्ठ। तो ये देखिए ये संख्या 3 ही है जो इसमें इन तीनों जो तीनों संख्याओं का गुणनखंड लिखा गया है ना, उसमें संख्या 3 ही है जो तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों मतलब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अब हम लोग ज्ञात करते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं किसका, 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो एलसीएम में हम लोग को क्या करना रहता है, बड़ी से बड़ी संख्या उठाना रहता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या लिखना है हम लोग को यहाँ पे जिसमें इन सबका गुणनखंड उपस्थित हो। ठीक है, तो पहले 2 गुणते 2 अधिक से सबसे बड़ा से चालू कर दीजिए। ठीक है, 2 गुणते 2 ले लिया हम लोगों ने ना, तो चलिए अब सब इसमें 2 तो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणते 2 हमने लिख लिया। ठीक है, अब 3 को हम लोग लिख देंगे ना, 3 यहाँ पे सब में उभयनिष्ठ है। ठीक है, एक ही 3 है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक 3 को हमने ले लिया तो एक 3 सब में है। एक 3 को हम लोगों ने यहाँ सबसे अधिक 3 यदि हम लोग उभयनिष्ठ लेना चाहें तो यहाँ पर क्या है, 3 ही है, एक ही है जो कि तीनों में है, तो यहाँ पर एक 3 हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर 5 को भी ले लेते हैं और यहाँ पे 7 को ले लेते हैं। हम लोगों ने एक यहाँ पे ऐसा गुणनखंड लिखा ना, जैसे देखें यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 गुणते 2 गुणते 3 भी इसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 15 का 3 गुणते 5, तो यहाँ पे 3 गुणते 5 भी मिल जाएगा। और 21 का यहाँ पे 3 गुणते 7, तो यहाँ पे 3 गुणते यहाँ पे 7 भी मिल जाएगा। ऐसा गुणनखंड हमने लिख दिया, तो यही होता है एलसीएम। इन संख्याओं को हमें आपस में गुणा करना है ना, चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 3 दूना, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 7 21। ठीक है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं 3 दूना 6, 6 7 42 और यहाँ पे 420 आ जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 5 गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 3 का गुणा 6, 2 3 6, 6 7 42, 420 आ गया। ठीक है, तो यह सीएफ और एलसीएम हमने इसका गुणनखंड विधि से ज्ञात कर। चलिए आ जाते हैं हम लोग अब सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड में हमें दे दिया गया है ना कि यहाँ पे 17 है, 23 है और 29 है। तो यहाँ पे तीनों अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, 17, 23 और 29। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, 17, 23 है और यहाँ पे 29 है। तीनों संख्याएं सिर्फ स्वयं से ही विभाजित हैं,
ठीक है। तो इनका क्या गुणनखंड करना है, इससे पहले इसे ही गुणनखंड में ही है, ठीक है। तो हम लोग इसका HCF लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17, 23, 29, इन सब में ना इस तो सब गुणनखंड के ही रूप में है। तो इसमें क्या उभयनिष्ठ है, तीनों में कुछ भी नहीं, तो इसका HCF क्या मिलेगा, एक ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड इनका वो बड़ा से बड़ा गुणनखंड इनका एक ही है, ठीक है। क्योंकि हम लोग 17 को 17 गुणते 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 गुणते 1 लिख सकते हैं, 29 गुणते 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका गुणनखंड यही बना, ठीक है। मतलब यहाँ इनका HCF यही बना, एक बड़ा से बड़ा गुणनखंड यही हम लोग को मिला, ठीक है, जो इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है, ठीक है, एक ही हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग LCM लिखते हैं, LCM यहाँ पे 17, 23, 29 का, इसमें भी हम लोग को गुणनखंड यहीं पर 17 ही है, मतलब इसका 17 गुणित 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब अभाज्य गुणनखंड ही है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का गुणनफल ही हो जाएगा लसम, ठीक है। क्योंकि हम लोग को एक ऐसी संख्या लिखना रहेगा जिसमें यहाँ पे जितने भी संख्या हैं सब उसमें उपस्थित हो, उन सबका गुणनखंड यहाँ पे उपस्थित हो, क्योंकि वहीं वो छोटी छोटी संख्या रहेगा, ठीक है। जिसके क्या करना है, इसका पढ़ा पढ़ेंगे तभी भी इसमें आएगा, इसका पढ़ेंगे 23 का तभी ये भी होना चाहिए, 29 का भी होना चाहिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या यही है, ठीक है। 17 गुणते 23 गुणते 29, तो इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, इन तीनों संख्याओं का लस है। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल आएगा यहीं 11, 33, 9, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 11,339 रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो पहले से था HCF, मतलब जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसको एक ही लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे LCM इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ही हो जाएगा LCM, जो क्या है 11,339, ठीक है। ये सेकंड प्रश्न भी हल हो गया। थर्ड प्रश्न पे दे देते हैं, हम देख लेते हैं। इसको दिया हुआ है हम लोग को 8, 9 और 25 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे थर्ड है 8, 9 और यहाँ पे 25 है। जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 8 का हम लोग को क्या मिलेगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 9 का करना रहेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 गुणते 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 25 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 5 गुणते 5 हो जाएगा, 5 5 25। तो ये HCF हम लोग देखेंगे ना कि इनके गुणनखंड में, तीनों के गुणनखंड में क्या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे संख्या 2 है तो इसी में है, ठीक है। 3 है तो ये अलग संख्या है, यहाँ पे 5 ये अलग संख्या है, मतलब कुछ भी इन तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो संख्या एक ही होगा, ठीक है। एक क्या करेगा, एक तो किसी संख्या का कोई भी संख्या रहे उसका गुणनखंड एक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का मसा कितना बनेगा, हम लोग लिख देते हैं HCF कितना का, 8, 9, 25 का, यह बनेगा 1। और चलिए हम लोग LCM ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। LCM 8, 9, 25 का, ठीक है। अब हम लोग को एक ऐसी संख्या लिखना रहेगा ना यहाँ पे, जिसका यहाँ पे जितनी भी आपकी संख्या दिए गए हैं सबका गुणनखंड इसमें उपस्थित हो। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 को भी ले लीजिए, 2 3 को भी ले लीजिए और 2 5 को भी इसमें ले लीजिए, सबको ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 भी रहेगा, 3 गुणते 3 भी रहेगा और यहाँ पे 5 गुणते यहाँ पे 5 भी रहेगा। चलिए इन संख्याओं का आपस में हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो देखिए 5 यहाँ पर है 2, 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे 5 मिलकर बना देंगे 100, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, 9 दूना 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 में भी 100 का गुणा करना है तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। तो LCM यही तीनों संख्याओं का हमने गुणनखंड कर दिया, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं था तो एक तो सब में उभयनिष्ठ रहता है। तो यहाँ पे HCF बना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे अधिक यहाँ पे गुणनखंड यही सबसे बड़ा कॉमन बना, ठीक है। तीनों संख्याओं में एक ही बना। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये गुणज कौन बनेगा, यही सबसे छोटा गुणज यही रहेगा इन तीनों संख्याओं का, मतलब 8 का और 9 का, यहाँ पे 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो पढ़ते जाएंगे ना, तो सबसे छोटी संख्या वही 1800 ही होगा, जो क्या रहेगा सबसे छोटा तीनों में मल्टीपल, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा गुणज यही उभयनिष्ठ रहेगा, ठीक है, 1800, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को थर्ड प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया गया है हम लोग को कि HCF यहाँ पे 306, यहाँ पे 657 है का 9 दिया हुआ है। LCM यहाँ पे इनका हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर यहाँ पे लसा गुणते मसा रहता है। आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं का, जैसे यहाँ पे 306 ही है, यहाँ पे 600, यहाँ पे 57 दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का आप मसा ज्ञात, मतलब मसा तो दिया हुआ है, लसा चाहे तो आप ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड करके, लेकिन वैसे हम लोग को नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पर दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करना है हम लोग को, ठीक है। कि HCF इन दोनों संख्याओं का दे दिया गया है 9, ठीक है। तो हम लोग को इन्हीं दोनों संख्याओं का 306 और यहाँ पे 657 का हम लोग को लसा ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका मदद से, इसका HCF का मदद कैसे होता है,
मतलब इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर हम लोग जानते हैं लसा गुणते मस होता है, ठीक है। उसी फार्मूले से यहाँ पे इसको हल करना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो हम लोग एक बार जो दिया हुआ है उसको एक बार हम लोग नोट करते हैं। हम लोग लिख देते हैं, दिया है यहाँ पे HCF 306, 657 बराबर 9, और हम लोग को ज्ञात करना है LCM 306, 657, यही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणते HCF होता है, ठीक है। LCM गुणते HCF होता है। तो दोनों संख्याओं के यहाँ पे आप गुणनफल कर लीजिए। यहाँ पे दोनों संख्याएं हम लोग की ही हैं, 306 ही है, यहाँ पे 657 ही है, ठीक है। और बराबर यहाँ पर हम लोग को ना HCF तो दिया हुआ है, ठीक है। LCM ही ज्ञात करना है, तो हम लोग LCM यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। LCM गुणते यहाँ पे HCF कितना है, 9 है, ठीक है। HCF यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, 9 का यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 306 गुणते यहाँ पे 657 है, और यहाँ पे हर में आ जाएगा 9, और बराबर किधर बचा LCM। यहाँ पर 306 ना 9 से विभाजित है, ठीक है। 9 तियाँ 27 हो जाएगा, भाग देंगे ना तो 9 तियाँ 27 हो जाएगा। यहाँ पे 30 में से 27 घटाएंगे तो 3 बचेगा भाई, 3 बचेगा, 3 और 6 36, तो फिर 9 चौको 36, ठीक है। इस पूरी संख्या को यह 9 क्या कर देगा, 34 बार में विभाजित करेगा, 9 कम 9, और यहाँ पर हमने विभाजित कर दिया, 9 तियाँ 27 बना, ठीक है। 9 तियाँ 27 हुआ, और फिर 30 में से 27 घटा तो 3 बचा, 3 और 6 36, तो 9 चौको 36, 34 बार में विभाजित कर दिया। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, 34 बचा अंश में, और यहाँ पे 657 बराबर यहाँ पे LCM, ठीक है। अंश और हर में यहाँ पे 9 से दोनों संख्याएं विभाजित हमने कर लिया, ठीक है। तो हर में एक ही बचा है, एक का यहाँ पर किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो बस इन दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना, इन दोनों संख्याओं का जब आप गुणा कर देंगे ना तो 22,338 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे LCM। चलिए इसको हम लोग सीधा करके यहाँ पे लिख देते हैं, LCM जिन दोनों संख्याओं का लेकर आए हम लोग उनको लिख देते हैं। 306 यहाँ पे 657 का निकल कर आया हम लोग को LCM इन दोनों संख्याओं का 22,338, ठीक है। तो हमें दे दिया था ना HCF दोनों संख्याओं का 9 दे दिया था, और LCM हम लोग को ज्ञात करना था, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का हमेशा 2 ही संख्या रहेगा, ठीक है। 3 संख्याओं पर यह लागू नहीं होगा नियम, ठीक है। 2 संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्याओं का LCM गुणते दोनों संख्याओं का HCF होता है, ठीक है। दोनों संख्याओं की यही थी, देखेंगे दोनों संख्याओं आपका सेम ही लिखा है, ठीक है। 306 और यहाँ पे 657, 306 और यहाँ पे 657 है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं गुणनफल और LCM गुणते HCF, तो HCF दे दिया गया था, 9 होने प्रतिस्थापित कर दिया। अब LCM ही ज्ञात करना था, यह भी संख्या था, यह भी संख्या, ठीक है। यहाँ LCM हम लोग को ज्ञात करना था, यहाँ पर गुणा में था, हर में हमने हर में कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई राशि इधर रहता है धनात्मक रहता है तो ऋणात्मक में आता है, गुणा में रहता है तो भागा में रहता है तो गुणा में, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पर भागा में आ गया। 306 से अंश और विभाजित, 306 में 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा था, 306 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा था, तो विभाजित कर दिया, 34 बार में विभाजित हो गया। तो यहाँ पर अंश में हम लोग को 34 गुणते यहाँ पे 657 ही बचा, इन दोनों संख्याओं गुणा कर लिया तो 22,338 निकल कर आया, यही LCM ही निकल कर आया था, ठीक है। तो हमने लिख दिया LCM 306 कामा यहाँ पे 657 बराबर यहाँ पे 22,338। तो यही इस प्रश्न का हम लोग का हल निकल कर आए। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n जो यहाँ प्राकृतिक संख्या है, संख्या 6 पर यहाँ पे घात n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हल हम लोग 5 वाले प्रश्न करने वाले हैं, लिख देते हैं हम लोग हल, हम लोग 5 वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग को ना यही दिया है 6 पे घात n है, जहाँ हम लोग को बोल दिया है ना कि n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 0 से लेकर ही n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3, 0 नहीं, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या मतलब सभी धनात्मक संख्या, 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्या, 1 2 3,
इस प्रकार से सभी धनात्मक यहाँ पे n का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग को ना यहाँ पे कह रहा है ना कि क्या यह शून्य पर समाप्त हो सकता है, ये हम लोग को ही प्रश्न है कि 6 पर घात n है, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या, क्या ये जो संख्या लिखा गया है ना यह कभी शून्य पर समाप्त हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए यदि हम लोग को कोई संख्या को ना शून्य पर समाप्त करना है ना, तो जब भी आप उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो उसमें एक 2 होना चाहिए और एक यहाँ पे 5 होना चाहिए। जब 2 और 5 का गुणनफल होता है ना, तभी आपको 5 दूना 10, तभी यहाँ पे इकाई स्थान पर आपको 0 मिलता है। ठीक है, उस संख्या में इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम उसमें एक 2 हो और कम से कम एक वहाँ पे 5 हो, इतना रहेगा तो संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होगी। जैसे देखिए अब यहाँ पर 3 गुणते, यहाँ पे 2 गुणते 2 भी आ जाए ना, मतलब 2 गुणते, चलिए 2 ही हमने लिख दिया तो ये 0 पर नहीं समाप्त होगा। ठीक है, लेकिन इसमें यदि एक 5 आ जाए, जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 आता ना, तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 12 5 अब 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कम से कम उस संख्या में ना, जो भी आप संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड कर दें ना, तो उसमें एक 2 आ जाए और एक 5 आ जाए, तभी आप कहेंगे कि वो संख्या क्या होगा, इकाई स्थान आपको वो शून्य मिलेगा। ठीक, तो जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, 6 पर घात n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 पर यहाँ पर घात n। ठीक है, यही लिख सकते हैं इसको हम लोगों ने। जो यहाँ पर हम लोग का, ये हम लोग का जो नीचे का रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, जो ऊपर रहता है उसको हम लोग घात बोलते हैं। तो आधार का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 6 पे घात n। देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने घातांक के नियम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, घातांक के नियम क्या होता है, इस तरह से कोई संख्या है, हम लोग लिख देते हैं a पर भी घात n है और यहाँ पे कोई संख्या b है, b पर भी घात n है, तो इन दोनों का क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है, ए बी पर घात n, यह लग जाता है घातांक का नियम से। ठीक है, तो यह यदि आपको ना इस प्रकार से संख्या है, यदि ऐसा चाहिए आवश्यकता है तो ऐसा ले लीजिए, यदि ऐसा प्रश्न है, यदि ऐसा आवश्यकता है तो इस प्रकार से ले लीजिए। तो यहाँ पर यह हम लोग की संख्या इसी प्रकार से था। ठीक है, ये हम लोग की संख्या इस प्रकार से है, दोनों संख्याओं का आपस में ही गुणनफल है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल है और उस पर घात है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग, इस पर भी घात आ जाएगा, 2 पर भी घात n हो जाएगा और यहाँ पर 3 पर भी घात n हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हो गया, 2 संख्याएं थी आपस में गुणा के रूप में था, उन पर घात था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने घात इस पर भी, इस संख्या पर भी चलेगा और घात इस संख्या पर भी लग जाएगा। ठीक है, यही होता है घातांक के नियम से। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि संख्या एक 2 है और एक 3 है। जब भी आप 2 और 3 का गुणा करेंगे ना, तो वो संख्या कभी शून्य पर समाप्त ही नहीं होगा। ठीक है, कोई भी संख्या 2 है और 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 मिलेगा। यदि हम, चलिए घात कुछ हम रख के आपको दिखाते हैं, जैसे 6 पर घात n दिया हुआ है और n हम लोग को कोई प्राकृतिक संख्या रखना है, मतलब यहाँ पे 1 से लेकर कोई धनात्मक संख्या रखना है। तो जब हम लोग 6 पर एक घात रखेंगे, मतलब 6 क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है, ये संख्या नहीं हो रहा है। यदि हम लोग 6 पर 2 घात ले लें, तो 6 का मतलब, 6 पर 2 घात का मतलब 6 का 2 बार गुणा, तो 6 6 का 36 आ गया। क्या ये संख्या 2 पर समाप्त है? नहीं समाप्त है, मतलब इकाई 2 नहीं 0 पर। क्या इकाई अंक इसका 0 पर समाप्त है? ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं है। यदि हम लोग 6 पर 3 घात ले लें, तो इसका मतलब ये हुआ 6 पर, यदि हम लोग यहाँ पे कोई प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। ठीक है, कोई धनात्मक ही संख्या हम लोग को लेना है, तो 6 का यहाँ पे 3 बार यदि हम लोग गुणा कर दें, 3, चलिए तो यहाँ पे 6 6 का 36 और 36 में भी 6 का गुणा करना बाकी रहेगा। चलिए लिख देते हैं एक बार, 36 गुणते 6 गुणा करते हैं एक बार, 6 6 का 36 को 6 हो जाएगा, 3 हासिल लग जाएगा, 6 3 18, 19 20 21। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 216 मिलेगा। ठीक है, 216 भी क्या होता है, इकाई अंक या शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यह 6 ही बार बार मिलते चला जा रहा है। तो किसी संख्या का ना, यदि कोई संख्या को आपको शून्य पर समाप्त करना है ना, तो जब इस तरह से हम लोगों ने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है, 2 गुणते 3 कर दिया, 6 का क्या कर दिया, 2 गुणते यहाँ पे 3 कर दिया, तो यहाँ पर कम से कम एक 5 होना चाहिए, एक 2 तो है, चलिए, लेकिन यदि इसमें एक 5 आ जाता ना, तो ये संख्या क्या हो जाती, शून्य पर समाप्त होने लगता। हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, किसी संख्या को शून्य पर, यह शून्य ही है, ठीक है, चलिए यहाँ पर इसे भी लिख देते हैं हम लोग, उसी किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या, अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग लिख देते हैं कम से कम 1 2 गुणते 5 अवश्य होना चाहिए, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो कि यहाँ नहीं है।
जो कि 6 पर घातीय n में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 के घातीय n का हमने अभाज्य गुणनखंड करके दिखाया। यहाँ पे 2 गुणते 3 ही प्रकार से आ रहा है। ठीक है, 2 और 3 रहेगा तो यहाँ पे शून्य पर समाप्त ही नहीं होगा। अतः हम लोग नीचे लिख देते हैं, अतः 6 पर घातीय n, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हमें यही प्रश्न दिया था, 6 पे घातीय n था, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या था, मतलब 1 से लेकर कोई धनात्मक संख्या उस पर हो सकता है, तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 को क्या लिख दिया, 2 गुणते 3, घातीय n था तो यहाँ पे गुणे पर था, जो भी घात था इस पर भी आ जाएगा, जितना भी यहाँ पर कई और संख्या रहता तो उन पर भी आ जाता है घात। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पर भी हमने घात ला दिया और 3 पर भी, तो 6 पे घातीय n का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 2 पर घातीय n गुणते 3 पर घातीय n बना। तो किसी संख्या को ना शून्य अंक पर समाप्त होने के लिए ना उसमें कम से कम 1, 2 और 5 का यहाँ पे गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ पे जब अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया तो 2 और यहाँ पे 3 मिल रहा है, 5 नहीं है, इसी की वजह से नहीं हो पा रहा है। 2 तो है, 5 रहता तो हो जाता। तो हमने लिखा कि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 1, 2 गुणते 5 अवश्य होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे 6 के घातीय n में नहीं है, अतः संख्या जो 6 पर घातीय n है अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया गया है ना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते यहाँ पे 13 है, प्लस यहाँ पे 13 है, और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। ठीक है, यही हम लोग को कारण देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, छठा प्रश्न है हल, हम लोग छठे वाले प्रश्न करने वाले हैं। चलिए जो पहला प्रश्न है हम लोग उसको नोट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया था हम लोग को ना 7 गुणते 11 गुणते 13 दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस 13 है। ठीक है, देखिए यही है 7 गुणते 11 गुणते यहाँ पे 13 और यहाँ पे प्लस 13, तो 13 इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ है। और वहीं बात करें यहाँ पर ना, तो यहाँ पे 5 दोनों पदों में से उभयनिष्ठ है संख्या के, तो ये संख्या 5 से विभाजित है। इसको हम लोग को भाज्य संख्या बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या तो हम लोग समझते ही हैं, वे संख्याएँ जो स्वयं से विभाजित होती हैं। भाज्य संख्या जो यहाँ पर किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, स्वयं के अलावा, तो यह संख्या ना 13 से विभाजित है, तो इसीलिए क्या बनेगा, ये भाज्य संख्या। देखिए किस प्रकार से, इस पद में से भी 13 उभयनिष्ठ है, यह भी 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस यहाँ पे 13 दिया गया है ना, तो इन दोनों संख्याओं में से हम लोग 13 उभयनिष्ठ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, 7 गुणते 11 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 गुणते 11, ठीक है, 13 को तो हमने उभयनिष्ठ कर लिया, प्लस 1। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 13 है, और यहाँ पर इसको यदि हल करना रहेगा तो कर सकते हैं। यहाँ पे 11 7 77, 78 हो जाएगा, यह 13 है। ठीक है, गुणते यहाँ पर हम लोग चलिए 78 भी लिख देते हैं, यह संख्या भाज्य है। ठीक है, 11 7 77 और यहाँ पे 1 जोड़ दिया गया, 78 हो गया, तो संख्या हम लोग लिख देते हैं। और 2 से विभाजित है, तो हम लोग को बस इसको ही देख कर आइडिया लगाना है कि इसमें भी 7 है, इस पद में भी, इस पद में भी 7 है। 7 हम लोग उभयनिष्ठ कर लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं संख्या जो 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए इसमें भी हम लोग को एक और दिया हुआ है ना कि 7 गुणते यहाँ पे 7 से लेकर यहाँ पे 1 तक दिया है, प्लस 5 है। चलिए इसको भी हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे दिया था 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते यहाँ पे 3 गुणते 2 गुणते यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस जो भी संख्या लिखा गया इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को हम लोग उभयनिष्ठ कर सकते हैं ना। 5 यहाँ पर भी 5 उभयनिष्ठ कर लीजिए। तो यहाँ पर यदि 5 उभयनिष्ठ कर दिया जाए ना, देखिए 5 को उभयनिष्ठ कर देते हैं, यहाँ पे 7 गुणते यहाँ पे 6 और यहाँ 5 को उभयनिष्ठ कर लिया गया, 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा। चलिए 1 को भी लिख देते हैं,
और यहाँ पे +1। चाहे तो इसको आप हल कर सकते हैं, इन संख्याओं को आप गुणा करके एक जोड़ देंगे, जो भी रहेगा। बस हमको इससे मतलब है कि संख्या का गुणनखंड कर दिया गया तो एक 5 मिला ना, ये जो पूरी यहाँ पर संख्या लिखा गया है ना, ये 5 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यह भी विभाजित हो जाएगा, 5 भी, क्योंकि 5 यहाँ से उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है। चलिए गुणा करके हम लिख देते हैं। यह जो संख्या है ना, अपने अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो गया तो होता है भाज्य संख्या, ठीक है। तो यह पूरी संख्या क्या है, पूरी संख्या का हमने गुणनखंड कर दिया तो एक 5 भी मिल रहा है, ठीक है। अब इतना को हल करने का आवश्यकता नहीं है कि आप इसमें सब में गुणा करें फिर एक जोड़ें, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसको हल कर दिया, यहाँ पे छोटा था तो इसलिए हल कर दिया, 11×7=77 हो गया, एक जोड़ दिया गया 78। अब 78 भी तो है, क्योंकि ये 13 से विभाजित है संख्या, 2 से भी भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से विभाजित हो जाएगा, 17 से मतलब 13 से विभाजित हो गया, मतलब स्वयं के अलावा ये संख्या किसी और से विभाजित हो गया, तो यह क्या हो गया, एक भाज्य संख्या। तो यहाँ पे 13 से ही बताना था, देखकर आइडिया लगाना था। यहाँ पे 13 उभयनिष्ठ था, यहाँ पर भी 13 उभयनिष्ठ था, इसलिए ये संख्या 13 से उभयनिष्ठ मतलब 13 से विभाजित थी, इसलिए एक भाज्य संख्या बना। अब ये संख्या में देख रहे थे तो यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 था, तो 5 उभयनिष्ठ हो रहा है आसानी से, ठीक है। तो मतलब 5 का एक गुणनखंड बन रहा था, तो ये संख्या क्या है, 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग लिख देते हैं संख्या जो लिखा गया यहाँ पे 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 2 1 + 5 संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए 7 गुणते 6 गुणते यहाँ पे 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 + 5 एक भाज्य संख्या है। कारण हमने यहाँ पर लिखना रहेगा तो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर चल लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, क्योंकि संख्या का एक गुणनखंड 5 है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि ये संख्या 5 से विभाजित है। यहाँ पर भी क्या था, इसका एक गुणनखंड 13 था, इसलिए यह संख्या 13 से विभाजित थी, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न 6 भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे दिया गया ना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं मैदान का एक चक्कर लगाने में, वही रवि को 12 मिनट लगता है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले ही दे दिया गया है ना कि उस वृत्ताकार पथ को ना वो एक ही स्थान से प्रारंभिक करें, एक ही दिशा में, ठीक है, चल रहे हैं, तो वो पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का 18 का 12 का हम लोग को ना एलसीएम ज्ञात करना रहेगा। चलिए हल हम लोग 7वां वाले प्रश्न करने वाले हैं, लिख देते हैं हम लोग हल 7वां वाले प्रश्न को। देखिए कह रहा है ना कि एक हम लोग के पास एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने एक वृत्ताकार मैदान बना दिया। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि एक हम लोग के पास है सोनिया। चलिए सोनिया ना इसी को मान लेते हैं यहीं से स्टार्ट कर रही है, तो इसको एक चक्कर पूरा यहाँ पर लगा कर फिर इसी जगह आने में ना कितना मिनट समय लगता है, इसको 18 मिनट समय लगता है, ठीक है। वहीं जो रवि है उसको इसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में, ठीक है, दौड़ने में उसको कितना लगता है, इसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि यदि वो दोनों साथ में ही एक ही स्थान से, ठीक है, एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करें तो वह पुनः फिर कब मिलेंगे, ठीक है। तो वह पुनः मिलेंगे इन दोनों संख्याओं के, देखिए मस पर तो मिलेंगे नहीं, मस का मतलब क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करिए और छोटा ही करिए, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का यदि हम लोग मस निकालें तो वह 6 आ जाएगा। तो मस पर तो मिलेंगे नहीं, अभी यहीं से स्टार्ट किए दौड़ना, तो यहाँ पर मस में तो ये एक भी चक्कर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कह रहा ना कि यहाँ पर ये लोग जैसे यहाँ से ये भी रवि भी स्टार्ट कर दे, रवि भी यहीं से दौड़ना स्टार्ट कर दें, और यहाँ पे जो सोनिया है वो भी यहीं से स्टार्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर दौड़ते तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर दौड़ते दौड़ते यह पुनः फिर कब इसी बिंदु पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर फिर कब मिलेंगे, तो वह मिलेंगे इन दोनों संख्याओं का हम लोग को मसा मतलब लसा ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, लिख देते हैं हम लोग, दिया है रवि को वृत्ताकार रहेगा पथ को एक चक्कर लगाने में
लगाने में यहाँ पर इसको 12 मिनट लगता है, 12 मिनट। और वहीं जो सोनिया है, सोनिया को यहाँ पे रवि को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने 12 मिनट, सोनिया को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में यहाँ पर लग रहा है इसको 18 मिनट। ये हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि यहाँ पर एक, चलिए हम वृत्त यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। तो यहीं से यदि सोनिया और रवि स्टार्ट करें, ठीक है, यदि वह एक ही बिंदु से स्टार्ट करें, ठीक है, रवि और यहाँ पे सोनिया एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही समय में एक ही दिशा में यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट करें, तो वह पुनः इसके ना लसा पर मिलेंगे, इन दोनों संख्याओं के लसा पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, यदि वे दोनों एक ही स्थान से, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में पुनः वे 12 मिनट और 18 मिनट 12 मिनट और 18 मिनट के लसा पर मिलेंगे, लघुत्तम समापवर्तक पर मिलेंगे, ठीक है, सब पर मिलेंगे। चलिए तो हम लोग एलसीएम ज्ञात कर देते हैं। एलसीएम इसका 12 कामा 18 का कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 12 का 18 का ज्ञात करना है ना। चलिए 2 से तो भाग दे रहा है, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर संख्या 2 से भाई थे, 2 3 6, फिर यहाँ पे तो 9 ही रहेगा। यहाँ पे फिर संख्या 3 से भाई थे, 3 एकम 3, 3 3 9। अब फिर ये संख्या 3 से भाई थे, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3। चलिए तो ये सभी गुणनखंड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। 2 गुणते, 2 का 2 बार गुणा हुआ है और 3 का यहाँ पे 2 बार, ठीक है। चलिए सबका आपस में गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 9 36, वो पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। यदि एक ही स्थान से वह एक ही दिशा में वो दौड़ना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जो रवि वो इस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है और सोनिया ले रही है यहाँ पे 18 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इस बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किए हुए हैं ना, तो फिर प्रारंभिक बिंदु पर वो फिर पुनः कब मिलेंगे, वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। लिख देते हैं हम वहाँ यहाँ पे, वे दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पे, प्रारंभिक स्थान पर, वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। देखिए इसको हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वृत्ताकार यहाँ पे पथ बना दिया, यहाँ पर वहीं सेम ही वृत्ताकार पथ है, ठीक है, दोनों सेम है। चलिए एक पर हम लोग यहाँ पे रवि दौड़ रहा है और एक पर यहाँ पे सोनिया, ठीक है। रवि कितना समय ले रहा है, यह 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट, ठीक है। वही सोनिया कितना ले रही है, यह ले रही है 18 मिनट, है ना। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पर दोनों एक ही है, बस हम दोनों को अलग अलग बना दिए हैं, ठीक है। दोनों वृत्ताकार पथ सेम है। तो देखिए यहाँ से हम लोग मानते हैं इस दिशा में दोनों दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से रवि दौड़ रहा है, यहाँ से सोनिया, दोनों सेम ही स्थान से, बस हम दोनों को अलग अलग यहाँ पे चित्र बना हुआ है। देखिए तो यहाँ पर यह 12 मिनट समय ले रहा है ना, तो ये देखिए 6 मिनट में कहाँ पर रहेगा, रवि दौड़ेगा तो 6 मिनट पर यहाँ पर आधा दूरी तय कर देगा ना। 6 मिनट वो यहाँ से यहाँ तक लेगा और फिर 6 मिनट में वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं हम सोनिया की बात करें ना, तो 6 मिनट में देखिए यहीं से स्टार्ट किए हुए, तो ये 6 मिनट में कहाँ जाएगी। 6 मिनट में इसको वृत्त को 3 भागों में बांटना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। मान लेते हैं 6 मिनट पर वो यहाँ पर पहुँची, ठीक है, क्योंकि 6 3 18 मिनट ले रहा है ना। तो 6 मिनट में मान लेते हैं यहाँ पर चली गई और 6 मिनट में फिर यहाँ पर 6 दूना 12, फिर यहाँ पे 6 3 18, तब क्योंकि यहाँ सोनिया ले रही है 18 मिनट और रवि ले रहा है 12 मिनट। तो जब पहला 6 मिनट गुजरेगा ना, तो सोनिया यहाँ पर पहुँचेगी, लेकिन रवि कहाँ पहुँचेगा, यहीं से स्टार्ट किया है तो यह यहाँ पर पहुँच गया रवि, ठीक है। तो अभी भी वो नहीं मिले, ठीक है। जब फिर 6 मिनट बीतेगा तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
जो सोनिया है वो यहाँ पर आ गई, लेकिन रवि कहाँ पर आ जाएगा, अब वो रवि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सोनिया यहाँ पर है, रवि यहाँ पर है, अभी भी नहीं मिले, लेकिन एक चक्कर समय बीत गया। ठीक है, एक चक्कर यहाँ पे लग चुका, अभी सोनिया यहीं पर है, रवि यहाँ पर आ गया। फिर देखिए 6 मिनट समय बीता, अब सोनिया यहाँ पर आई, लेकिन 6 मिनट में फिर रवि यहाँ से कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। ठीक है, रवि यहाँ पर चला गया, अभी सोनिया यहीं पर है। ठीक है, तो जब फिर 6 मिनट समय बीतेगा तो सोनिया यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन 6 मिनट बाद रवि कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 2 चक्कर पूरा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 मिनट समय बीतेगा तो यहाँ से सोनिया यहाँ पर चली जाएगी और रवि यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा रवि, और फिर जब 6 मिनट बीतेगा तो सोनिया यहाँ पर और रवि भी यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल तीसरे बार में। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए 12 का कितना 3 बार गुणा कर देंगे तो 12 3 36। वही रवि का बात करें तो यह 3 चक्कर उतना में ही लगा देगा। ठीक है, और सोनिया कितना 2 चक्कर लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे जितना में यहाँ पे 18 मिनट यह समय ले रहा है सोनिया ना, और यहाँ पे रवि ले रहा है 12 मिनट, तो इसी में 3 चक्कर लगा दिया है ना, 3 चक्कर लगा कर फिर यहाँ पर मिला। ठीक है, और वहीं सोनिया क्या करी, 2 चक्कर में फिर यहाँ पर मिले हुए हैं दोनों एक ही स्थान पे जहाँ से वो लोग दौड़ना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो हमने इसीलिए हम लोगों ने दोनों संख्याओं का लसा निकाला। ठीक है, तो हमने लिख दिया इस बात को कि दिया है रवि को वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को वहीं 18 मिनट लग रहा है। तो यदि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, पुनः वे 12 मिनट और 18 मिनट के लसा पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों संख्याओं का लसा निकाल दिया, तो जो कि हम लोग का आया 36। ठीक है, लसा आप निकाल दीजिएगा, 36 आएगा। हमने लिख दिया कि अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न नंबर 7 भी हम लोग का हल हो गया। चलिए, इस प्रकार से प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।